जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। और साथ ही आज हम हिंदी साहित्य की 8वीं कक्षा पर पहुंच चुके हैं। इसी एक उम्मीद के साथ में कि आपकी पिछली कक्षाएं तैयार होंगी। आप जानते हैं कल एप्लीकेशन के इशू के चलते आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए रियली सॉरी। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे साथ ही। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था भक्तिकाल और उसके प्रमुख कवियों को, और आज हम शुरू कर रहे हैं किसको, रीतिकाल को। ठीक है, नोट करें, रीतिकाल। रीतिकाल रीतिकाल के कितने भाग मैंने आपको बताए थे, साथ ही बताएंगे मुख्यतः किन विचारधाराओं में इसको बांटा जाता है, या लेखन के अनुसार या कवियों के अनुसार कितने भागों में बांटते हैं। 3 भागों की हमने बात की थी, तीनों को समझेंगे। एक तो मैंने बताया रीतिबद्ध कवि, एक होता है आपका रीति सिद्ध कवि, और एक है साथ ही आपके रीति मुक्त कवि। देखो, रीतिबद्ध जो थे, जो पुरानी काव्य की परिपाटी चली आ रही थी, जो पुरानी मर्यादाएं चली आ रही थी काव्य की, उन काव्य में बंध के जिसने खुद को, या मान के चले उन काव्य की जो परिपाटियां थी उनमें बांध करके स्वयं को जो रचनाएं की गई, उनको हम बोलते हैं रीतिबद्ध, यानी बंधे हुए। एक आता रीति सिद्ध, जो उस परिपाटी से थोड़े से हटे, और रीति मुक्त मतलब जिन्होंने मर्यादाओं को लांघ दिया, यानी उनके लिए कोई अर्थ न रहा किसी प्रकार की परिपाटी का, उन्होंने सारी परिपाटियों के पार होकर के, सारी मर्यादाओं के पार होकर के रचनाएं लिखी। ठीक है, तो रीति काल को हम 3 तरह से बांटते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका, जिसमें से 2 तो मुख्य हैं, वैसे तो 3 हैं। एक तो है रीतिबद्ध, रीतिबद्ध यानी जो रीतियों में बंधे हुए लोग थे, और एक थे रीति मुक्त। रीति सिद्ध इनके बीच की कड़ी है। क्या बोलेंगे, रीति मुक्त, या जिसको हम स्वच्छंद धारा भी कहते हैं। स्वच्छंद धारा, स्वच्छंद धारा किसकी, रीतिकाल की। ठीक है, अब आते हैं रीतिकाल के नामकरण पर। रीतिकाल के नाम किस किसने रखे, ये लिखना। लिखना, रीतिकाल को, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अलंकृत काल, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। किसने कहा है भैया अलंकृत काल, क्या बोलेंगे, मिस्र बंधुओं ने। क्या मैं आपसे जान सकता हूं मिस्र बंधु में 3 भाई कौन कौन है, वो 3 भाइयों के नाम मैं जान सकता हूं कि आप लोगों से। रीतिकाल को अलंकृत काल, इसको साथ ही रीति काव्य गिरियर्सन के अनुसार कहा गया है। रीति काव्य किसने, डॉक्टर गिरियर्सन के अनुसार, डॉक्टर गिरियर्सन। और रीति काल के अलावा इसको अंधकार काल, ज्यादा जानकारी नहीं मिलती इसके बारे में। अंधकार काल इसको कहा है साथ ही आपका त्रिलोचन ने, त्रिलोचन ने। और साथ ही आपका एक चौथा नाम इसके लिए आता है श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल इसको कहा है किसने, आपका विश्वनाथ मिश्र ने। क्या कहोगे, विश्वनाथ मिश्र ने कहा है, या हम कहें विश्वनाथ मिश्र ने क्या कहा है, इसको आपका श्रृंगार काल कहा है। ये क्या है साथी, आपके रीतिकाल के अन्य नाम है। अलंकृत काल, या रीति काव्य बोले, या अंधकार काल बोले आपसे, या फिर साथी आपसे बोले क्या, श्रृंगार काल। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलेंगे जी बहुत बढ़िया गुरुजी, आज 7वीं क्लास है, 8वीं लिख गया है, हो सकता है साथी। ये सच में 7वीं है, 8 लिखा हुआ था इस पे, तो हो सकता है एक नंबर इधर उधर हो गया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है कोई भी। गणेश बिहारी हैं जी, श्याम बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी हैं, विशाल मिश्रा जी, आपने एकदम से ठीक उत्तर दिया है, बहुत शानदार। ठीक है, अब है बहुत शानदार दोस्त, थैंक यू। तो रीति काल को अलंकृत काल कहा गया है, ये बात याद रखेंगे। अब आती है बात, रीति काल के प्रवर्तक किनको माना गया है। रीति काल के प्रवर्तक, रीति काल के प्रवर्तक, प्रवर्तक का मतलब होता है उस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले। कौन है आपके, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साथी चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं रीति काल के प्रवर्तक। ठीक है, और इनकी अगर मैं रचना की बात करता हूँ, चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। एक तो रामायण रचना इन्होंने की है, रामायण। और एक साथ ही इनकी रचना है श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी के लेखक कौन है, चिंतामणि त्रिपाठी हैं। एक इनकी रचना रस विलास, को बहुत महत्वपूर्ण आप मार्क करके रखना, रस विलास किसकी है, चिंतामणि त्रिपाठी की है, गलती नहीं कर। ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी। इसी विचारधारा में साथ ही आगे आते हैं आपके कौन कौन, भूषण। भूषण एक कवि हुए आपका, भूषण। भूषण की रचनाओं को भी हम रीतिकाल में शामिल करते हैं। भूषण की रचनाएं क्या आप बता सकते हैं, जिनकी रचनाएं जानते हो बताने का प्रयास किया करें। एक तो शिवराज भूषण, क्योंकि 2 राजाओं ने इनको आश्रय दिया था महाकवि भूषण को। एक तो साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, और एक थे राजा छत्रसाल। शिवराज भूषण है, छत्रसाल दशक है, छत्रसाल दशक। राजा छत्रसाल के यहाँ भी यहाँ रहे तो उनकी रचना इन्होंने लिखी, और शिवाजी के ऊपर इन्होंने लिखी सेवा बावनी। सेवा बावनी रचना किसकी है, तो ये है आपकी भूषण की। भूषण के अतिरिक्त एक नाम और आता है साथ ही आपका कौन सा, घनानंद का। अभी मैं एक अतिरिक्त बात और बताऊंगा, अब ये रचनाएं लिखी हैं इनकी। घनानंद की रचनाओं की जब बात आती है साथी, तो उनकी रचनाएं आती हैं सुजान सार। क्या बोलोगे, सुजान सार। सुजान सार रचना किसकी है, वो घनानंद की है। और ऐसे ही साथी एक नाम आता है आपका, क्या बोलेंगे, चिंतामणि, तो हो ही गए आपके। हाँ, तो अगर मैं बात करूं देखो तीनों लेखकों की, तो जो चिंतामणि है, चिंतामणि
और भूषण, चिंतामणि और भूषण, ये दोनों के दोनों हैं कैसे, ये दोनों के दोनों हैं आपके रीतिबद्ध, इनको कहा जाता है रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि है, ठीक है। लेकिन घनानंद को क्या माना जाता है, रीति मुक्त कवि। और जो घनानंद हैं, ये प्रमुख नाम है, घनानंद को कहा जाता है रीति मुक्त कवि, यानी रीतियों से मुक्त थे, प्रथाओं से मुक्त कवि एकदम। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में। अच्छा जी, अन्य रचनाओं की बात करें, अन्य रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, जैसे कि भिखारी दास की, भिखारी दास, भिखारी दास के साथ ही कौन सी रचना आती है आपका, शतरंज शतिका, शतरंज शतिका रचना किसकी है, भिखारी दास की है, शतरंज शतिका। मतीराम की, मतीराम की प्रमुख रचनाओं में से ललित ललाम, बहुत पूछी जाने वाली रचना है ललित ललाम, तीनों रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं बहुत, फूल मंजरी और रसराज, फूल मंजरी और साथ ही क्या आपका रसराज, ये किसकी रचनाएं हैं, ये मतीराम की रचनाएं हैं, ठीक है, मतीराम की, मतीराम की। इसके बाद में साथ ही कुछ रीति सिद्ध कवियों में नाम आता है आपका, जैसे एक नाम आता है आपका बिहारी लाल का, ये मध्य में थे, रीति सिद्ध में इनको रखा गया है। बिहारी लाल कैसे थे, रीति मुक्त और रीतिबद्ध के बीच की कड़ी। इनकी रचनाओं की यदि हम बात करते हैं आपसे तो क्या बोलेंगे, बिहारी लाल की बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई। अब मेरा प्रश्न आएगा, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, क्या बोलेंगे, इन्हीं को हम बोलते हैं ब्रजभाषा के कवि थे ये, ब्रजभाषा के ये कवि थे, क्योंकि बिहारी सतसई को इन्होंने साथी एकमात्र रचना इनकी मानी जाती है, 719 दोहे थे, कितने, 719 दोहे, ठीक है, कभी गलती नहीं। तो यहाँ पर जो हमने बात की आपसे, ये भी साथी आपके कैसे हैं, रीतिबद्ध कवि हैं। लेकिन बिहारी लाल कैसे कवि हुए आपके, वो मध्य अर्थात रीति सिद्ध, रीति सिद्ध किसके बीच की कड़ी है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त के बीच की कवि है, ठीक है, कोई दिक्कत। चिंतामणि त्रिपाठी हैं, यस पंडित दोस्त, बहुत बढ़िया भैया। भिखारी दास की एक रचना का नाम आपका श्रृंगार निर्णय भी है, समीम अंसारी जी, बहुत शानदार आपने लिखा है, बिल्कुल उनकी एक रचना है साथी, ठीक है, आगे। फिर हम आते हैं साथी आपका आधुनिक काल पर, आधुनिक काल। विभाजन याद है, थम्स अप करके एक बार बताएं, जिस तरह से मैंने विभाजन आपको लिखाया था साथी, उम्मीद करूंगा आप सबको पता होगा। आधुनिक काल में सबसे पहले हमने एक काल पढ़ा था, भारतेंदु काल, क्या बोलेंगे, भारतेंदु काल, भारतेंदु काल, लिखेंगे भारतेंदु काल के प्रवर्तक, भारतेंदु काल के प्रवर्तक कौन थे, तो क्या बोलेंगे भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र, 35 वर्ष का उनका जीवन है, भारतेंदु, क्या बोलेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, 35 वर्षों का जीवन, रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, 1885। तो भारतेंदु काल का आप मुझे समय बता दीजिए एक बार सारे साथी, याद रखेंगे। भारतेंदु काल को, भारतेंदु काल को हिंदी पुनर्जागरण का या हिंदी का पुनर्जागरण काल कहते हैं, हिंदी का पुनर्जागरण काल कहते हैं, पुनर्जागरण काल, हिंदी का पुनर्जागरण काल कहते हैं, ठीक है, किसको, भारतेंदु काल को, याद रखेंगे। भारतेंदु का जो उपनाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, भारतेंदु का उपनाम रशा, क्या बोलते थे इनको, रशा कहते थे, रशा, रशा। इनके जो गुरु थे साथी कौन थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अच्छा मुझे एक बार बताओ, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी को हमने, ये नाम हमने वर्णमाला में लिया था, ये नाम हमने क्यों लिया था, क्या आप बता सकते हैं मुझे, शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब साथी बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं की, रचना कौन कौन सी है इनकी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं में नाम आता है प्रेम, प्रेम से जितनी रचनाएं हैं, जैसे प्रेम मालिका है, प्रेम मालिका है आपकी, प्रेम मालिका, ठीक है। बकरी विलाप है इनकी रचना, बकरी विलाप, बहुत पूछी जाने वाली रचना है, बकरी विलाप। प्रेम से प्रेम सरोवर है आपकी, प्रेम सरोवर है आपका। प्रेम माधुरी है, प्रेम माधुरी रचना किसकी है, प्रेम माधुरी, सॉरी, बकरी विलाप और प्रेम माधुरी रचना किसकी है, तो आप कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है, प्रेम फुलवारी, और फुलवारी से याद आता है क्या, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा किसकी रचना है, फूलों का गुच्छा किसकी रचना है साथी आपका, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। विजयनी विजय, विजयनी विजय और विजय वैजयंती, विजय वैजयंती,
किसकी रचना है ये? आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, एक आपका काशी, काशी को छोड़िए, एक आप ये लिख लीजिए वर्षा विनोद किसकी रचना है? वर्षा विनोद, वर्षा विनोद किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आधुनिक काल में हम पढ़ते हैं साथी आपका किसको? अगर हम बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं आपका साथी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भैया नुक्ता के लिए हम इनको जानते हैं, अभय प्रताप जी, गौरव शर्मा, हर्ष उपाध्याय, आंचल वर्मा, अजय यादव। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? रचना प्रेम मल्लिका, वक्री विलाप आदि रही। अब आते हैं कुछ कवि ऐसे लिखेंगे जो भारतेंदु मंडल के थे, और फिर लिखेंगे जो भारतेंदु मंडल से बाहर के कवि थे। भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन थे? भारतेंदु मंडल के मतलब इस समय के, भारतेंदु मंडल मतलब इनके संगठन के जो कवि थे, तो उनकी रचनाएं वही क्रम बनेगा। जैसे बद्री नारायण चौधरी थे, कौन कौन बताएगा? पुराने छात्र बताएं, बद्री नारायण चौधरी की रचना कौन सी है? बार बार हम लिखते आए हैं, क्या बोलोगे? पहले कवि थे साथी इसमें आपका बद्री नारायण, बद्री नारायण, बद्री नारायण चौधरी। कौन कौन सी रचनाएं आती है उनकी? वर्षा बिंदु, वर्षा बिंदु, वर्षा बिंदु और लालित्य लहरी, वर्षा बिंदु और लालित्य लहरी, बद्री नारायण चौधरी। दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, उनकी रचना है प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली। ठीक है, भारतेंदु मंडल के कवि प्रेम पुष्पावली। अब प्रेम नाम से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, प्रेम उन्हीं की रचना होगा, तो बहुत ध्यान से रहना, प्रेम पुष्पावली। और पुष्प का नाम भी आता है, वह प्रेम फुलवारी है और फूलों का गुच्छा है। ठीक है, गएंगे। प्रताप नारायण मिश्र हो गए। तीसरे थे आपके डॉक्टर जगमोहन सिंह, डॉक्टर, डॉक्टर जगमोहन सिंह, डॉक्टर जगमोहन सिंह जी की कौन सी रचनाएं हैं? इनकी रचनाओं में नाम आता है हो होरी, हो होरी रचना किसकी है? डॉक्टर जगमोहन सिंह। देवयानी रचना किसकी है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, देवयानी। और इनको जाना जाता है साथी ऋतु संहार, ऋतु संहार और मेघदूत के, मेघदूत किसके ग्रंथ हैं ये दोनों? मेघदूत का ब्रज भाषा में जो ट्रांसलेशन है, ब्रज भाषा अच्छा मथुरा क्षेत्र की जो भाषा है, ब्रज भाषा में अनुवाद के लिए इनको जाना जाता है, ब्रज भाषा में अनुवाद। ठीक है, तो क्या कहेंगे जी? ये भैया आपका भारतेंदु मंडल के कवि हैं। चौथे इसमें नाम आता है अंबिका दत्त का, अंबिका दत्त, सॉरी मैंने हो होरी डॉक्टर जगमोहन सिंह जी की बताई, अंबिका दत्त की है हो होरी। किसकी है? अंबिका, अंबिका दत्त। ये चर्चित रचना रही भारतेंदु मंडल में, अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास की रचना है साथी हो होरी, हो होरी। मेक ए करेक्शन, यहाँ गलत लिख रहे थे, डॉक्टर जगमोहन सिंह नहीं, अंबिका दत्त व्यास की, अंबिका दत्त व्यास की। ठीक है? सौरभ कुमार जी भैया कल के एग्जाम में साहित्य से सभी प्रश्न करके, कल की एग्जाम, कल कौन सा एग्जाम था? अच्छा, रेडियो ऑपरेटर का प्रश्न हुआ होगा। ठीक है सौरभ कुमार जी, बहुत अच्छी बात है साथी, आप करके आएंगे, आपकी मेहनत है। क्या बोलोगे? अंबिका दत्त व्यास हो होरी, हो होरी। इनकी रचना जगमोहन सिंह जी की नहीं, जगमोहन सिंह जी को देवयानी, ऋतु संहार के, इसके लिए हम जानेंगे मेघदूत भाषा में ब्रज अनुवाद के लिए। ठीक है, फिर आता है साथी हमारा क्या, यहाँ पर रखेंगे एक नाम आता है, अगर हम पढ़ते हो आपका भारतेंदु युग के बाद में जो हम द्विवेदी युग बांटते हैं, तो द्विवेदी युग मुझे बताइए कि कितने वर्ष से लेकर के कितने वर्ष तक है? महाकवि कालिदास जी की रचनाएं हैं। रीता किशोर जी एकदम ठीक लिखा है, बोलेंगे फटाफट से, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे भैया? अगला जो काल आता है हमारा उसको हम बोलते हैं द्विवेदी युग, द्विवेदी युग लिखें, द्विवेदी युग। कब से लेकर के कब तक है द्विवेदी युग? 1900 से लेकर के 1918। ठीक है, और द्विवेदी युग को ही हम क्या बोलते हैं? जैसे पुनर्जागरण काल हमने बोला भारतेंदु काल को, इसको कहा जाता है जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल। एक बार तो हिंदी साहित्य कहते हैं कि उसकी प्रगति थोड़ी धीमी पड़ी तो फिर से जागा तो पुनर्जागरण, लेकिन और ज्यादा सुधार हुए वो द्विवेदी युग में हुए, जिसको जागरण सुधार काल कहा गया। और जागरण सुधार काल किसने कहा है? जागरण सुधार काल किसने कहा है? तो आप कहेंगे जागरण सुधार काल डॉक्टर नरेंद्र ने कहा है। किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है जागरण सुधार काल इसको। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं तो उसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट है कि द्विवेदी युग के दौरान की रचनाएं भी आपसे साथ ही पूछी जाएंगी। और द्विवेदी युग के दौरान की पूछे जाने वाली रचनाओं में से सबसे प्रमुख रचना कौन सी आती है? जैसे हम बात करते हैं आपका श्रीधर पाठक की रचनाएं, श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक की कौन कौन सी रचनाएं हैं साथी आपका? तो एक आता है गुणवंत हेमंत, गुणवंत हेमंत रचना किसकी है? श्रीधर पाठक की रचना है, श्रीधर पाठक की, जिसको बोलते हैं खड़ी बोली की पहली कविता, खड़ी बोली, खड़ी बोली की, खड़ी बोली की पहली कविता इसको कहा जाता है
खड़ी बोली की पहली कविता कौन सी है साथी? आपका गुणवंत हेमंत। ठीक है, कविता। कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? ये श्रीधर पाठक की रचना है, श्रीधर पाठक की। वनाष्टक किसकी रचना है? वनाष्टक। भ्रमर गीत किसकी रचना है? भ्रमर गीत। एक और बताया था मैंने, भ्रमर गीत किस काव्य के अंतर्गत लिखे गए? किस काव्य के अंतर्गत? दूसरे आते हैं इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग में। और द्विवेदी युग का नामकरण किन के नाम पर है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की हजारी प्रसाद द्विवेदी? कितने साथी बता सकते हैं इस बात को? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनकी रचनाएं गंगा लहरी, गंगा लहरी और आपका काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा, इसकी रचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तीसरे आते हैं साथी इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि सिर्फ हरिओद पूछ लेगा, हरिओद किसका टाइटल है, नाम पूछ लेता है सिर्फ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जैसे अज्ञे जी का नाम कई बार पूछ लेता है, हरिओद। तो ये क्या है? इनका टाइटल है। इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो साथी क्या बोलते हैं? पहली बात तो याद रख लेना, इनको आधुनिक काल का सूरदास हम कहते हैं। आधुनिक काल का सूरदास किसको कहा जाता है? आधुनिक काल का सूरदास किसको कहा जाता है? तो हम कहेंगे, क्या बोलेंगे? आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा लिखेंगे इसी में। पूछ ले किसके अनुसार कहा जाता है जी? तो किसके अनुसार कहेंगे? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, गुप्त ने कहा, ये लिख लीजिए, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा इनको आधुनिक काल का सूरदास। ठीक है, इनकी रचनाओं की साथ ही बात करें तो रचनाओं में कौन कौन से नाम आते हैं? इनकी रचनाओं में पहला नाम आएगा प्रिय प्रवास, सबसे चर्चित है और परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। प्रिय प्रवास पूछा जाएगा, प्रिय प्रवास को किस भाषा में लिखा गया? तो क्या बोलेंगे भैया? प्रिय प्रवास एक ऐसी रचना है जिस पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को मंगला पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। मंगला पारितोषिक, मंगला पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त है। कभी आपसे पूछे उनको किस रचना पर मंगला पारितोषिक दिया गया, तो आप कहेंगे प्रिय प्रवास पर। प्रिय प्रवास की यदि साथी हम बात करें, इसका जो पूर्व नाम था वो वज्रांगना विलाप था। प्रिय प्रवास का पूर्व नाम क्या था? व्रजांगना, व्रजांगना विलाप। और व्रजांगना विलाप मतलब ब्रज क्षेत्र समझते हैं ना आप? ब्रज, मथुरा वाला क्षेत्र। और अंगना किसको कहते हैं? अंगना का अर्थ बताएं सारे साथी, आप कहेंगे महिला को भी। तो ब्रज क्षेत्र की जो अंगना यानी स्त्रियां विलाप कर रही हैं। क्यों? जब भगवान श्री कृष्ण कहाँ जा रहे हैं? आपका अपने जन्मभूमि से कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं। मथुरा जो उनका प्रस्थान है, तो उस समय पर जो महिलाएं वहां पर रो रही हैं, जो अंगना अर्थात स्त्रियों का जो विलाप है, उसको लेकर के लिखा गया है प्रिय प्रवास। बहुत चर्चित रचना है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, खड़ी बोली का, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसी को बोलते हैं। खड़ी बोली का, खड़ी बोली का प्रथम, खड़ी बोली का साथी प्रथम महाकाव्य कौन है? वह आपका बोलेंगे जी प्रिय प्रवास है। कहानी समझ गए क्या है? प्रिय प्रवास। अगर दूसरी रचना की साथी हम बात करें आपसे तो वैदेही वनवास है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? बहुत पूछी जाती है। वैदेही वनवास। चोखे चौपदे, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, चुभते चौपदे किसकी रचना है? ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, प्रेम प्रपंच किसकी रचना है? प्रेम प्रपंच, ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, प्रेम प्रपंच। ठीक है, पारिजात बहुत पूछी जाने वाली रचना है। पारिजात किसकी रचना है? वो भी इन्हीं की रचना है साथी आपकी। रस कलश पूछ ले आपसे। देखो, अगर कभी मिलते जुलते नाम की रचनाएं आपको दिखे तो आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि परीक्षा में क्या होगा कि वो एक ही विकल्प देगा। उसको भी पता है कि अगर दो विकल्प दे दिए तो फिर उत्तर क्या होंगे? दोनों ठीक मानने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों ठीक मानने पड़ेंगे। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास कभी नहीं भूलना, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, ये काव्य की रचनाएं हैं। अभी कई साथी ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि भैया रचनाएं कुछ छूट रही हैं। जैसे मान के चलो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की और रचनाएं, तो साथी ये अभी हम काव्य रूप पढ़ रहे हैं, फिर गद्य रूप पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ क्या है, जो हम पढ़ें उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। अगले इसी में आते हैं मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के अनुसार। मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त की साथी अगर मैं रचनाओं की बात करूं तो कौन कौन सी रचनाएं आप कहेंगे? इन्हीं को कहते हैं हम आधुनिक युग के तुलसीदास। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक युग के, आधुनिक युग का तुलसीदास किसको कहा गया है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है, मैथिली शरण गुप्त। कौन कौन सी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की? जयद्रथ वध 1910 में लिखी, जयद्रथ वध। अब क्योंकि ये रचना 1910 में लिखी गई, इसीलिए किस में आती है? द्विवेदी युग में आती है, 1910 में लिखी गई। फिर इन्होंने एक रचना लिखी किसान, 1917 में लिखी थी। क्या बोलोगे? किसान रचना लिखी आपका। गुरुकुल रचना लिखी, गुरुकुल, गुरुकुल रचना लिखी। गुरुकुल के बाद में झंकार और द्वापर की रचनाएं की, झंकार और द्वाकर।
झंकार और द्वापर की रचनाएं की। ठीक है, झंकार और द्वापर। द्वापर के बाद में आपका साकेत, क्या बोलोगे? साकेत प्रमुख रचनाओं में से एक है। भारत भारती बहुत चर्चित रचना है, और किस वर्ष की थी? 1912 में। 1912 में। अच्छा, राष्ट्रकवि किसको हम बोलते हैं बताएंगे जरा? तो इसी रचना से वो चर्चित घटना आती है। इसी रचना के बाद में महात्मा गांधी जी ने इनको क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने इनको कहा था राष्ट्रकवि। मेघनाथ, मेघनाथ वध, जयद्रथ वध और मेघनाथ वध। ठीक है, क्योंकि रामायण की इनकी बहुत सारी रचनाएं रही हुई। जयद्रथ आपका या मेघनाथ ये कहाँ पर है? रामायण में है। और रामायण की रचना किसने की? आप कहेंगे रामचरितमानस की रचना किसने की? तो आप कहेंगे तुलसीदास ने। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं जो है वो रामचरितमानस से प्रेरित रही। ठीक है, जिसका व्याख्यान इन्होंने किया। क्या बोलेंगे? इसी रचना के, इसी रचना पर और एक व्यक्ति का नाम और आता है जो आपको कंफ्यूज करता है, बताएंगे राष्ट्रकवि किनको? इसी रचना के लिए, इसी रचना के लिए एम के गांधी ने, इसी रचना के लिए एम के गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने इन्हें, इन्हें क्या राष्ट्रकवि कहा? राष्ट्रकवि कहा। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने क्या कहा? इनको राष्ट्रकवि कहा। आप कहेंगे भैया रामधारी सिंह दिनकर का नाम कई बार आता है, सुना होगा आपने? नहीं जी भैया। तो रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं को डिप्टी राष्ट्रकवि स्वीकार किया है, खुद ही स्वीकार कर लिया था। क्या बोल दिया था? खुद को उन्होंने डिप्टी राष्ट्रकवि बोलेंगे जी। बहुत बढ़िया भैया। एक पारिजात शर्मा की है जिन्होंने, भाई नहीरा शर्मा की नहीं, नासिरा शर्मा की है। बिल्कुल है, मैंने कहा ना एक से ज्यादा नाम से रचनाएं हो सकती हैं। उर्वशी, उर्वशी के दो लेखक हैं। उर्वशी, उर्वशी दो रचनाएं बिल्कुल हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, कभी चिंता नहीं करनी। तो झंकार, द्वापर, साकेत, उससे पहले किसान हो गए आपकी भारत भारती, पंचवटी, मेघनाथ पर्व, और सबसे पहले 1910 जयद्रथ वध हो गए। ठीक है भैया, रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आता है जी बिल्कुल। उन्होंने खुद को फिर डिप्टी राष्ट्रपति कह दिया। ठीक, अब आते हैं आगे। द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि, द्विवेदी मंडल से जो बाहर के थे, द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि, से बाहर के कवि कौन कौन है? द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि, क्या बोलेंगे? इसमें एक नाम आता है आपका साथी कामता प्रसाद गुरु का। कामता प्रसाद गुरु का नाम आता है। और कामता प्रसाद गुरु की कौन कौन सी रचनाएं हैं? क्या बोलोगे? इनकी रचना का नाम है साथी पद्य पुष्पावली। पद्य पुष्पावली किसकी रचना है? तो आप कहेंगे पद्य पुष्पावली भैया कामता प्रसाद गुरु की रचना है। विनय पचासा किसकी रचना है? विनय पचासा इन्हीं की रचना है। और साथ ही आपका क्या बोलोगे? भौमासुर वध, भौमासुर वध किसकी रचना है? भौमासुर वध किसकी रचना है? भौमासुर वध इन्हीं की रचना है। और आप लोग जानते ही हैं कामता प्रसाद, जैसे किशोरी प्रसाद वाजपेयी मैंने कहा, तो इनको हिंदी ग्रामर में बहुत आपका क्या मानते हैं, सम्मानीय स्थान है इनका। हिंदी भाषा के पाणिनि, अर्थात हिंदी भाषा में जो व्याकरण के सबसे अच्छे नियम दिए, सबसे परिष्कृत नियम दिए, वो कामता प्रसाद गुरु ने दिए। जैसे संस्कृत व्याकरण में प्रथम व्याकरण कौन है? वो पाणिनि है, तो उन्हीं के नाम से। ठीक है, क्या बोलेंगे? उन्हीं के नाम से, उन्हीं के नाम से साथी क्या बोलेंगे? सर ये नाम मैंने पहले कभी नहीं पढ़े हैं। तो दोस्त कभी ना कभी तो पढ़ने थे। सर जी क्लास 7 कहाँ गई? भैया क्लास 7 ये गलत नंबर डल गया। कल क्लास नहीं हुई तो उन्होंने सोचा होगा कल क्लास होगी, उन्होंने आज का बना दिया क्लास नंबर 8। मुझे देखना चाहिए था, है ना? ये तो कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, 7वीं ही है। आप सोच लीजिए क्रम से चल रहे हैं हम, तो 7 और 8 से क्या अंतर है? रजत दोस्त मेरे, है ना, वो उनकी गलती है, बच्चों की हो जाता है कई बार, उससे कोई दिक्कत नहीं है नंबर डले हुए से। कामता प्रसाद गुरु हो गए, इनको हिंदी भाषा के पाणिनि कहते। पद्य पुष्पावली, विनय पचासा हो गया आपका, भौमासुर वध हो गया, ये बात याद रखेंगे। एक साथी इसमें आते हैं मुकुटधर पांडे। कौन आते हैं? मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे। अब देखो दो रचनाएं आएंगी ऐसी, कानन कुसुम किस किस की रचना है? मुकुटधर पांडे की कौन सी रचना है? कानन कुसुम, कानन कुसुम। और बता सकते हो और किसकी रचना है कानन कुसुम? कोई साथी अगर बता पाए। ठीक है, और द्विवेदी युग के बाद में साथी क्या आता है आपका? फिर आता है छायावाद। क्या आता है? छायावाद। छायावाद का साथी समय आप सारे साथी बताएंगे, छायावाद का समय कौन सा है? छायावाद, तो क्या बोलेंगे? छायावाद का समय है 1918 से 36, 1918 से 36 है। और जो नामकरण किया छायावाद का वो मुकुटधर पांडे जी ने ही किया, लिख लेना इस बात को ही। छायावाद का नामकरण, छायावाद का नामकरण, नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया। मुकुटधर, मुकुटधर पांडे ने किया। ठीक है जी। और मुकुटधर पांडे के अनुसार छायावाद में कितने लेखक हैं? आप कहेंगे भैया 6 लेखक हैं उनके अनुसार। कौन कौन से 6 लेखक हैं बताएं? 6 लेखक कौन कौन से हैं साथी बताएंगे एक बार? तो 6 लेखकों में नाम आता है साथी आपका किस किसका? पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद। या पहले अगर नंबर से ही मैं बोलूं कि सबसे पहले कवि कौन माने जाते हैं छायावाद के, तो पहले सुमित्रानंदन पंत लिख लीजिए। फिर पूछ ले, नंबर ही पूछ ले, फिर जयशंकर प्रसाद नहीं आएगा। तो पहले कवि पूछ ले तो सुमित्रानंदन पंत हो गए।
दूसरे जयशंकर प्रसाद का नंबर लिखिए, जयशंकर प्रसाद जी को लिखिए, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। तीसरा नाम साथी आप बताएंगे, बाकी चार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है जी। सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला इनका टाइटल है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथा नाम साथी इसमें आता है महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा का नाम आता है। पांचवा नाम साथी इसमें आता है राम कुमार वर्मा का, और आप जानते हैं इन छह की रचनाएं परीक्षा में ना आए ऐसा होगा नहीं। छठा नाम आता है साथी भगवती चरण वर्मा का, भगवती चरण वर्मा का नाम आता है, भगवती चरण वर्मा का नाम। ठीक है। अब देखो इन छह नामों को कैटेगराइज किया गया है। ये जो चार लोग हैं शुरुआत के, इनको बोलते हैं छायावाद के चतुष्पद। क्या कहते हैं जी इनको? छायावाद के, छायावाद के चतुष्पद कौन कहलाते हैं? छायावाद के चतुष्पद, यानी चार प्रमुख पूछ रहा था छायावाद के चार कवियों में कौन शामिल नहीं है? तो सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चौथी है महिला महादेवी वर्मा। क्या बोलोगे? महादेवी वर्मा, ये याद रख लेना। और इनको कहा जाता है, तीनों को, तीनों को कहा जाता है क्या? छायावाद के वृहत्रयी, छायावाद के, छायावाद के वृहत्रयी। ठीक है, वृहत्रयी का मतलब क्या हो गया आपका साथी? तो वृहत्रयी आप बोलेंगे कि भैया तीन वृहत कवि जिनको कहा गया छायावाद के। ठीक है। और जैसे ये बाकी के तीन हैं, इनको कहा जाता है छायावाद के लघुत्रयी। क्या बोलोगे? छायावाद के लघुत्रयी, छोटे देवता मतलब ये उसके, छायावाद के लघुत्रयी, ये तीनों। ठीक है। और अगर बात करूं सुमित्रानंदन पंत की, तो इनको हम बोलते हैं क्या आपका? विष्णु, विष्णु। जयशंकर प्रसाद जी को हम कहते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश कहा जाता है, महेश। तो वह कौन है जिसको छायावाद का विष्णु, छायावाद का ब्रह्मा या छायावाद का महेश कहलाता है? सर जी सुमित्रानंदन पंत जी नर हैं या मादा? भैया सुमित्रानंदन पंत जी नर हैं आपके, प्रथम पुरुष हैं साथी आपके, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में। मादा सिर्फ इसमें एक है, महादेवी वर्मा। ठीक है। बहुत बढ़िया। सुधीर यादव जी पूछ रहे हैं सर साहित्य से कितने क्वेश्चन आते हैं? बेटा ये नहीं लिखा हुआ सिलेबस में मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कितने परसेंट आएंगे, नॉट श्योर। आप पिछली कक्षाएं नहीं करते हैं, क्या करो? करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं साथी आपका जयशंकर प्रसाद जी से। क्या बोलोगे? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी से। जयशंकर प्रसाद जी के गुरु बताएं कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी के जो गुरु हैं साथी, जयशंकर प्रसाद जी के गुरु थे मोहिनी लाल, मोहिनी लाल। मैं एक एक रचना जानना चाहूंगा, कोई एक रचना तो आप जानते होंगे, वो लिखें। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी, इनके बारे में जानें। जयशंकर प्रसाद जी का जो उपनाम है, इनका उपनाम है अजात शत्रु, अजात शत्रु नहीं, सॉरी, कलाधर। अजात शत्रु याद आ रहे, कलाधर। क्या बोलोगे? कलाधर इनका उपनाम है। इनकी जो पहली कविता है, उन्होंने किस वर्ष लिखी बताएंगे? जो पहली कविता लिखी जयशंकर प्रसाद जी ने साथी, अपनी पहली कविता लिखी 1906 में, जिसका नाम था सावन पंचक। क्या बोलोगे? सावन पंचक इनकी पहली कविता थी, कब की? 1906 की। लेकिन मैं बोलूं पहली छायावादी कविता, तो क्या छायावाद 1906 में है? भाई छायावाद का काल कितना? 1918 से 36 है। तो ये तो छायावाद की नहीं है रचना, यानी छायावाद के समय से पहले लिखी है। मैं आपसे बोलूं जयशंकर प्रसाद जी की पहली छायावादी कविता कौन सी है? पहली जो छायावाद युग के दौरान लिखी गई पहली छायावादी कविता, वो लिखी इन्होंने 1918 में, इस युग में, 1918। क्या नाम था उसका? प्रथम प्रभात, प्रथम प्रभात। तो छायावादी युगीन पहली कविता प्रथम प्रभात, और उनके कैरियर की पहली कविता वो सावन पंचक है। ठीक है। आगे बात करेंगे, जैसे झरना रचना उनकी है, रचनाओं को अलग से लिखते हैं साथी। ठीक है। क्या बोलेंगे? जैसे हम लिखेंगे आपका उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचनाओं में पहला नाम आता है साथी आपका, जैसे बात करते हैं हम झरना का, 1918 की रचना है, 1918 की। हालांकि इससे पहले एक उसी को लिख लेते हैं, उर्वशी 1909 को लिखते हैं। किसको? उर्वशी, उर्वशी की रचना इन्होंने की साथी आपका 1909 में, 1909 में। और उर्वशी के बारे में विशेष बात क्या है? ये चंपू काव्य है, चंपू काव्य। मैंने इतिहास में भी आपको बताया था चंपू काव्य क्या होता है, बताइए जरा। चंपू काव्य उसको कहते हैं भाई जो आपका प्रोज एंड पोइट्री दोनों में लिखा जाए, यानी गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है, गद्य और पद्य दोनों में, समझिए, प्रोज एंड पोइट्री। तो उर्वशी 1909 की रचना, कई बार क्रम भी पूछता है, उर्वशी 1909 की रचना रही। और अगर हम बात करते हैं आपका दूसरी झरना, झरना 1918 की रचना है। और झरना के बारे में विशेष बात क्या आती है? क्या बोलेंगे? इसको बोलते प्रथम काव्य संग्रह में रखेंगे उसको। इसकी अगर हम बात करें साथी, इसको कहा जाता है आपका, ये आपका क्या बोलेंगे, ये पहली प्रयोगशाला रचना इनकी कही जाती है। प्रयोगशाला से क्या मतलब है जी? पहली प्रयोगशाला रचना, या मैं बोलूं छायावाद की इनकी पहली रचना, कविता नहीं, छायावाद की, छायावाद की पहली रचना। अगर रचना लिख के पूछेगा तो हम कहेंगे झरना, कविता लिख के पूछेगा तो प्रथम प्रभात।
ठीक है, यहीं पर लिख लीजिए कहीं पे इधर। प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था इनका? प्रथम काव्य संग्रह, कविताओं का एक संग्रह, उस संग्रह का नाम था 1913 का कानन कुसुम। कानन कुसुम। अभी किसकी रचना बताई थी कानन कुसुम? एक इस नाम से तो रचना भैया आपका मुकुटधर पांडे जी की भी थी। क्या बोलोगे? मुकुटधर पांडे जी की भी थी। तो जयशंकर प्रसाद जी की उर्वशी हो गई, ठीक है। झरना, झरना हो गई, ठीक है। झरना के बाद में साथी 1925 आंसू। क्या बोलोगे? आंसू 1925 में इनकी रचना लिखी गई। आंसू 1925, जिसको क्या बोलते हैं हम? हिंदी भाषा का मेघदूत। हिंदी भाषा का मेघदूत। भाई कालिदास जी की जो मेघदूत है वो किस भाषा में? वो संस्कृत में है, लेकिन इसको माना जाता है हिंदी भाषा में मेघदूत, आंसू। ठीक है। आंसू के बाद में कामायनी 1935 में इसकी रचना हुई। कामायनी 1935, 1935। कामायनी, कामायनी के बारे में क्या बोलते हैं? इसमें इसमें 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। इसे छायावाद का उपनिषद कहते हैं। इसे छायावाद का इसे छायावाद का उपनिषद कहते हैं। छायावाद का। अब जो 15 सर्ग आते हैं उसमें मनु, श्रद्धा और ईड़ा पूछा जाता है कि मनु, श्रद्धा और ईड़ा ये किस के पात्र हैं? तो क्या बोलेंगे? वो किसके? कामायनी के पात्र हैं साथी। किसके? कामायनी के पात्र हैं। कामायनी के अलावा अगर हम बात करें, आपका लहर रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। ये भी साथी इन्होंने लिखी, कामायनी से पहले लिखी थी ये 1933 में। तो आंसू, कामायनी, लहर, झरना बहुत पूछी जाती है। बहुत बढ़िया समीम अंसारी जी, लहर बहुत शानदार, वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार थम्स अप करके मुझे ये बताओ, पिछली क्लासेस तैयार है ना? मनु, श्रद्धा, ईड़ा, आदि सिसोदिया जी, बहुत शानदार। अगले आते हैं साथी हमारे कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी साथी कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो कहेंगे भैया उनका जो पहला काव्य संग्रह था 1923 का, अनामिका। अनामिका ये काव्य संग्रह है, और इसी अनामिका के अंदर उन्होंने लिखा दो प्रसिद्ध, मतलब रचनाएं तो और भी हैं 1923 में। इसी में दो काव्य यानी दो कविता है उनकी, एक तो तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर, और एक राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा इस काव्य संग्रह के अंदर है। एक तो पूछ लिया था राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन है, या सीधे सीधे काव्य संग्रह का नाम देके पूछ लेता अनामिका किसकी रचना है? अनामिका किसकी रचना है? अनामिका के साथ में बात करें आपका, अगर हम बात करते हैं परिमल की, परिमल किसकी रचना है? वह है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। परिमल के बाद अगर बात करते हैं, इसी में भी इन्होंने बहुत सारी, अगर बात करें इसी में नाम आता है इनकी प्रथम कविता का, ये नोट करके लिख लेना। प्रथम कविता जो है इनकी वो है जूही की कली। प्रथम कविता, प्रथम कविता कौन सी थी इनकी? प्रथम कविता है जूही की कली। और जूही की कली को किस काव्य संग्रह के अंतर्गत लिखा गया है? परिमल के अंतर्गत। प्रथम कविता क्या बोलोगे? जूही की कली। तो जो परिमल है, परिमल के अंतर्गत भी इन्होंने, परिमल के अंतर्गत भी इन्होंने क्या किया साथी आपका? उसके परिमल के अंतर्गत भी इन्होंने क्या की? कविताएं लिखी, जिसमें नाम आता है आपका सांध्य सुंदरी का। सांध्य सुंदरी, सांध्य सुंदरी का, जिसको हम कई बार संध्या सुंदरी भी कहते हैं। और जूही की कली हो गई, जूही की कली। जूही की कली इसी के अंतर्गत आती है, जूही की कली। भिक्षुक कविता, बहुत, भिक्षुक कविता किसकी है? भिक्षुक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और बादल राग किसकी है? बादल राग किसकी है? वो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ठीक है। कभी भी पूछे परिमल की रचना कब हुई? वो 1930 में हुई। यानी ये क्रम हम सेट करते हैं, अनामिका के बाद परिमल, परिमल के बाद में साथी एक कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता रचना है इनकी 1942 की। कुकुरमुत्ता के बाद में नए पत्ते, नए पत्ते रचना है, नए पत्ते, नए पत्ते रचना है। और जब कुकुरमुत्ता नए पत्ते को लिखा गया तो नए पत्ते के साथ उसी वर्ष 1946 में बेला को भी लिखा गया, बेला। गीतिका ये इन सबसे पहले की रचना 1936 की। गीतिका लिख सकते हैं 1936 की रचना है। कुकुरमुत्ता 1942 की रचना है। नई पत्ते, नई बेला जो ये 1946 की रचनाएं हैं, 1946 की, ठीक है। गीतिका हो गई आपकी। और क्या बन सकते हैं इसमें? एक अर्चना रचना है, अर्चना, ये आज़ादी के दशक की रचना है 1950 की। अंतिम काव्य संग्रह जो है वो है सांध्य काकली। सांध्य काकली ये क्या है? अंतिम कविता संग्रह है। अंतिम काव्य संग्रह किसका? अंतिम काव्य संग्रह था ये निराला जी का, सांध्य काकली। अंतिम, क्या बोलोगे? अंतिम काव्य संग्रह है भैया किसका? आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अंतिम काव्य संग्रह। बोलेंगे भी फटाफट से। शिवानी मित्तल जी, गुरु जी क्लास आपको 8वां, हाँ बच्चों गलत लिखा हुआ था 8वां, आज आज क्लास थी आपकी 7वीं, ठीक है, वो थंबनेल पे गलत लिखा हुआ था। आगे आगे।
अर्चना सांध्य काकली। ठीक है, आगे चलेंगे। तीसरा नाम आता है सुमित्रानंदन पंत जी का। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं साथी? क्या बोलोगे? उच्छ्वास, प्रथम छायावादी रचना है इनकी। क्या बोलोगे? उच्छ्वास, लिख लेना इस पर। प्रथम छायावादी, प्रथम छायावादी रचना है इनकी, प्रथम छायावादी रचना सुमित्रानंदन पंत की उच्छ्वास। ठीक है, एक आता है इनका पल्लव, पल्लव। एक साथी इनकी नाम आता है वीणा। वीणा किसकी रचना है? वीणा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है, एक नाम आता है साथी आपका लोकायतन, लोकायतन। ठीक है, लोकायतन हो गया। और लोकायतन को इन्होंने लिखा है महात्मा गांधी के जीवन पर। इसके जीवन पर रचना है सुमित्रानंदन पंत जी की, महात्मा गांधी के जीवन पर। तो गांधी जी के जीवन पर इन्होंने लिखा है, जीवन पर आधारित है लोकायतन। एक है आपका साथी, क्या बोलोगे? युगांत, युगांत रचना है इनकी। एक साथी आपका युगवाणी है। युगवाणी रचना किसकी है? तो आप कहेंगे सुमित्रानंदन पंत की है जी। एक नाम आता है चिदम्बरा, ये तो बहुत चर्चित रचना है, चिदम्बरा। और चिदम्बरा के लिए साथी इनको क्या मिला था बताएंगे? कितने साथी जानते हैं पंत जी वो पहले व्यक्ति है हिंदी भाषा के जिनको सबसे पहले ज्ञानपीठ मिला हिंदी भाषा में? जैसे ज्ञानपीठ स्थापित 1961 में हुए, दिए गए पहली बार 1965, लेकिन पहली बार में मलयालम भाषा के लिए दिया गया जी शंकर कुरूप को, हिंदी के लिए नहीं। हिंदी के लिए पहली बार दिया गया 1968 में। 1968 में इसी रचना के लिए क्या मिला था इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, गलती नहीं करनी है। आगे आता है आपका साथी इनका कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और मैं अलग से क्लास कराऊंगा आपको साहित्य अकादमी किस वर्ष में किसको मिला और उसकी विधा क्या थी। ठीक है, आशीष यादव जी, बहुत थैंक यू मेरे भाई, ये मेरे लिए गर्व करने वाली बात है। युगवाणी, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद। बस ये लिखें कि जो ही आपकी अनुभूति है उसी को व्यक्त किया करो, उसका सम्मान है हमेशा। क्या बोलेंगे जी? महादेवी वर्मा आती हैं चौथी। महादेवी वर्मा जी की रचना बताना कौन सी है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अगर मैं महादेवी वर्मा जी की बात करता हूँ साथी और उनकी रचनाओं की बात करता हूँ कि महादेवी वर्मा जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो उनकी रचना में नाम आता है सबसे पहले तो क्या बोलोगे? निहार। क्या बोलेंगे? निहार रचना किसकी है? 1930 की, महादेवी वर्मा जी की रचना है। यामा 1940 की है। यामा की रचना किस वर्ष हुई? 1940 में। और ये क्या है? ये बनी महादेवी वर्मा जी, बाद में 1982 में क्या मिला इस रचना को? ज्ञानपीठ मिला। और ये पहली महिला बन गई हिंदी की, हिंदी की। ओवरऑल अगर बात करें महिला तो वो आशापूर्णा देवी हैं, जिनको आपका मिला था किसके लिए? बंगाली भाषा के लिए मिला था, लेकिन हिंदी भाषा में ये पहली महिला है, हिंदी भाषा। ठीक है, यामा। और इसीलिए इनको जब बहुत प्रसिद्धि मिली तो इनको बहुत सारे नाम दिए गए। तो जैसे एक नाम इनका आता है, क्या बोलते हैं, एक नाम अगर आपसे कभी पूछे, बहुत चर्चित नाम है, आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा, महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा। और साथ में क्या बोलते हैं इनको? हिंदी के विशाल मंदिर की, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, यानी माँ सरस्वती से तुलना की गई है। हिंदी के विशाल मंदिर की, विशाल मंदिर की वीणा पाणी। वीणा पाणी कौन है साथी आपका? आप कहेंगे भैया महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं साथी? निहार हो गई, यामा हो गई, नीरजा रचना किसकी है? इन्हीं की है, नीरजा। रश्मि रचना की बात करें किसकी है? महादेवी वर्मा जी की रचना है, रश्मि। दीप शिखा किसकी रचना है? दीप शिखा, आप बोलेंगे महादेवी वर्मा जी की रचना है जी दीप शिखा। ठीक है, दीप शिखा के साथ में आपका साथी क्या आता है? सांध्य गीत आता है। सांध्य गीत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। और निहार हो गई, नीरजा, निहार तो हम लिख चुके, सॉरी, निहार हमने लिख लिया, 1930 शुरुआत का है। ठीक है, फिर आते हैं साथी हमारे क्या, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि लिखेंगे। उनमें से जो दो बचे हुए राम कुमार वर्मा जी, उनको लिखेंगे हम। पहले यहाँ पर लिखिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, सांस्कृतिक धारा, जिन्होंने वीरता से भरी रचनाएं लिखी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, धारा के कवि कौन कौन है? और कल से हमारी कक्षा यहाँ से चलेगी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों में बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, और उसके बाद में हम छाया दत्तर, काल से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की साथी, वह है कि आप जो रचनाएं हम लिख रहे हैं उनको बहुत ध्यान से एक एक बार पढ़ते रहें, परीक्षा तक आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे महादेवी वर्मा जी को भैया, महादेवी वर्मा जी बहुत बढ़िया, चलो कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत? आदित्य तिवारी जी बहुत शानदार,
सर जी इतना सब कैसे याद होता है? जिसको करना होगा वो कर लेगा। आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपको पूरे जीवन, आपको रेपुटेशन भी चाहिए, 4 स्टार भी चाहिए, और पूरे जीवन भर तनख्वाह भी चाहिए, प्रेस्टीज प्रतिष्ठा भी चाहिए पूरी जिंदगी, और जब पढ़ने की बारी आती है तो कोई कोई छात्र एकदम से घुटनों पर आ जाता है, कहता है मैं ये कैसे करूंगा। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कोई और नहीं कर पाएगा। आप नहीं कर पाओगे तो कोई और करेगा, उसको जॉब मिलेगी। ये किसने कहा कि आप कैसे कर पाएंगे? तो कैसे का जवाब भी आपके पास होना चाहिए। कैसे कर पाएंगे? क्या बोलेंगे? भैया पढ़ के कर, याद करके, रिवीजन से कर पाएंगे। और अगर यदि आप इतनी बात नहीं जानते हैं कि आप रिवीजन से भी नहीं कर पाएंगे तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। कमजोर साथी ना बने, एक होशियार छात्र बने। और जब पहली बार हम पढ़ते हैं चीजें अपरिचित हमसे होती हैं, जब आप पढ़ेंगे बार बार तो पता चलेगा आपको यामा क्या है, तो वो एक बार में फिर निश्चित हो जाती है। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। तो दोस्त हम लोग पहुंच चुके हैं आज हिंदी साहित्य की 8वीं क्लास पर। तो कल वो 8 नंबर गलती से लिख गया था, वो दरअसल में 7 नंबर था। ठीक है, 7वीं कक्षा थी। आज हम 8वीं कक्षा पर साथी पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से नोट्स बनाएंगे। और कल मैंने आपको बताया था कि हम जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के जो कवि हुए, जिन्होंने आपका देशभक्ति के ऊपर कुछ लिखा, उनको आज हम लिखने वाले हैं। बहुत बढ़िया, पवन मौर्य जी, मैं एकदम ठीक हूँ भाई साहब। सौरभ गहलोत, प्रीति कुमारी, विजय चौहान, धीरू वर्मा, लाल चंद्रा। अब जैसे मैं बैठे बैठे लिखता हूँ तो अब अभी फिलहाल मेरे पैर सोया हुआ है। पैर सोना जानते हो? पैर जो सो जाता है। अंजू, रवि तिवारी, सरफराज अहमद, राम रतन यादव, आपका आकांक्षा अंबेडकर, अंशिका सिंह, फयाज अहमद, सारे साथियों का स्वागत है। तो शुरू करेंगे साथी आज की क्लास को। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? आज हम करेंगे आपका जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के लेखक हुए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कौन कौन हुए साथी बताएंगे? किस किस का नाम इसमें आता है? सबसे पहले जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान आप जानते होंगे, और उनसे भी पहले नाम आता है किसका? माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी जी, जिनको साथी हम एक भारतीय आत्मा भी कहते हैं। क्या उपनाम है इनका? एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हीं को मिला था। मैं आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग से पढ़ाऊंगा, उनकी रचनाएं भी अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं साथी आपकी? रचनाओं में अगर नाम आता है तो नाम आता है हिम क्रीटनी। हिम क्रीटनी, जो 1943 की रचना है इनकी। और फिर नाम आता है हिम तरंगिणी का। हिम तरंगिणी। इसी पुस्तक को साथी क्या मिला था इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1949, हिम तरंगिणी के लिए ही। ठीक है, समर्पण। समर्पण 1956 में इन्होंने लिखी थी, आपको वर्ष याद करने की याद जरूरत नहीं है। और इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है एक इनकी, कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला, इसकी रचनाएं हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी की। जब हम साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ेंगे तब हम जानेंगे साथी कि इनको सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में। और किस रचना के लिए मिला? हिम तरंगिणी के लिए मिला। आकाश कश्यप जी उत्तर दे भी चुके हैं, बहुत शानदार। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी। अगली बात आएंगी बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा, इनका टाइटल कौन जानता है? किस नाम से रचनाएं करते थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन, अपडेट, अध्ययन। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी रचनाओं में साथी कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? कुमकुम और रश्मि रेखा। कुमकुम, कुमकुम और रश्मि रेखा किसकी रचनाएं हैं? कुमकुम और रश्मि रेखा, क्या बोलेंगे जी? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। इसके बाद में साथी सुभद्रा कुमारी चौहान, कौन ही नाम नहीं जानता होगा इनका। एक रचना कौन सी जानते हैं इनकी, पूरे देश भर में प्रसिद्ध है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचनाओं की यदि बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? एक तो जलिया वाला बाग। क्या बोलते हैं? जलैया, जलैया वाला बाग, जलैया वाला बाग। एक झांसी की रानी, सबसे चर्चित, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। त्रिधारा, त्रिधारा। मुकुल, मुकुल, झंडे की इज्जत में, झंडे की इज्जत में।
और साथ ही एक रचना है इनकी स्वदेश के प्रति, मतलब रचना का नाम है स्वदेश के, स्वदेश के प्रति, स्वदेश के प्रति, ठीक है। स्वदेश के प्रति। सनी, सौरभ जी, प्रदीप कुमार, एकदम सही उत्तर दिया था आप सब लोगों ने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसको? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अब ये तो हम पढ़ रहे थे साथी कौन सा युग? छायावाद युग। छायावाद युग के बाद में कौन सा युग हमको पढ़ना था? छायावादोत्तर काल। मुझे समय बताएंगे। उसके बाद में प्रयोगवादी, फिर प्रयोगवाद और नई कविता की तरफ हम चलेंगे। छायावाद के बाद में छायावादोत्तर। कितना टाइम पीरियड मैंने लिखाया था बताएंगे? तो छायावादोत्तर 1936 से लेकर के 1942, छायावादोत्तर काल, ठीक है। छायावादोत्तर काल की शुरुआत दरअसल में तब हुई जब हिंदी में एक लेखकों का संघ बन गया, और वह हिंदुस्तान का पहला लेखकों का संघ हुआ। यहाँ पर लिखना 1936 में, 1936 में, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिशील, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी साथी? ये आपका लखनऊ में। क्या बोलोगे? लखनऊ में ये स्थापना हुई साथी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए वो कौन थे? प्रथम अध्यक्ष इसके बनाए प्रेमचंद जी। किसको? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, ये इसके पहले अध्यक्ष बने। और इसके बाद में जो रचनाएं हुई प्रगतिशील लेखक संघ की निगरानी में, या बोले उनके अनुसार, तो उन रचनाओं को हम रखते हैं किसमें? छायावादोत्तर काल में। और छायावादोत्तर काल में पहला नाम आता है किसका? क्या बोलेंगे जी? पहला नाम आता है भैया केदारनाथ अग्रवाल का। केदारनाथ अग्रवाल, जिनको किस नाम से हम जानते हैं? बालिंदु के नाम से जानते हैं। बालिंदु, बालिंदु, सॉरी, बालिंदु। उनकी रचनाओं की साथ ही बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? बोल बोल अबोल, बोल बोल अबोल, बोल बोल अबोल किसकी रचना है? बालिंदु जी की रचना है। अपूर्वा, अपूर्वा, नींद के बादल, नींद के बादल, और युग की गंगा। क्या बोलेंगे? और युग की गंगा, युग की गंगा, ये किसकी रचनाएं हैं साथी? तो आप कहेंगे जी ये केदारनाथ अग्रवाल की। जो छायावादोत्तर काल है आपका, तो यानी कि 1936 के करीब की जितनी भी रचनाएं हैं, 1936 में बहुत सारी रचनाएं हुई। अगर हम बात करें 1935, 36, 37 में हरिवंश राय बच्चन जी बहुत प्रसिद्ध हुए, ठीक है। तो दिक्कत सर, हिंदी साहित्य के बाद पूरी हिंदी खत्म हो जाएगी ना? जी भाई साहब, पूरी हिंदी खत्म हो जाएगी, फिर तुम छुट्टी मारना। तो आराम से रिवाइज करते रहना चीज़ों को। एक बात बताओ, जितना साहित्य हम अब तक पढ़ चुके हैं उतना आप में से कितने लोगों को याद है? उतना साहित्य कितने लोगों को याद है कि अच्छे से रिवीजन किया होगा? पूरा नहीं याद होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन शायद 1, 2, 3, 4 बार पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ते रहना भाई जब तक आपकी परीक्षा आए, है ना। नागार्जुन का नाम आता है। नागार्जुन, जिनको भारत का राजनीतिक कवि कहा जाता है। नागार्जुन उपनाम थे इनके। क्या बोलोगे? भारत का राजनीतिक कवि, भारत का, क्या बोलोगे? राजनीतिक कवि। और साथ में एक उपनाम है इनका यात्री। यात्री उपनाम से कौन रचनाएं लिखता था? तो कौन है? नागार्जुन। कौन कौन सी रचनाएं हैं? जैसे प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? नागार्जुन की। भस्मांकुर किसकी रचना है? भस्मांकुर, आप कहेंगे भैया नागार्जुन। तुमने कहा था, तुमने कहा था, इसमें प्यासी पथराई आंखें परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है साथी, बहुत, ठीक है। तुमने कहा था। बादलों को घिरते देखा है, ये आपने अक्सर शायद देखते होंगे, आप परीक्षाएं तो प्रीवियस ईयर को भी देखते होंगे, अन्य परीक्षाओं को भी देखते होंगे। तो बादलों को घिरते देखा है एक प्रसिद्ध रचना है, किसकी है? यात्री की, यानी कि नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। एक हुए साथी आपका शिव मंगल सिंह सुमन, छायावादोत्तर काल में। शिव मंगल सिंह सुमन, मतलब नाम क्या था उनका? शिव मंगल सिंह, और सुमन उनका शीर्षक था। सुमन नाम से रचनाएं लिखते थे, शिव मंगल सिंह सुमन। कौन कौन सी रचनाएं लिखी? मिट्टी की बारात। क्या बोलेंगे? मिट्टी की, मिट्टी की, मिट्टी की बारात, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को। और साथ ही आपका एक रचना उन्होंने लिखी हिल्ला नाम से, हिल्ला, ठीक है, हिल्ला, शिव मंगल सिंह सुमन। आगे आते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन के बाद में इसी छायावादोत्तर काल में आपके हुए वासुदेव सिंह त्रिलोचन। वासुदेव सिंह, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, वासुदेव सिंह त्रिलोचन।
जिन्होंने साथी रचनाएं लिखी आपकी, उस जनपद का कवि हूं। क्या लिखी? उस जनपद का कवि हूं। बहुत महत्वपूर्ण मार्क करना। उस जनपद का कवि हूं। काव्य को हम पढ़ रहे हैं अभी। और फिर आया आपका ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन छायावादोत्तर काल की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, ताप के ताए हुए दिन। ठीक है, आगे आएंगे। ताप के ताए हुए दिन। अच्छा, एक चीज हम इसमें भूल गए, जो सिलाए तोड़ते हैं, एक रचना यहाँ से याद आई। ताप के ताए हुए दिन के साथ में इसी वर्ष की एक प्रसिद्ध रचना है, इसी वर्ष की आपका 1941 की प्रसिद्ध रचना है एक, हमने कहाँ पर बात की थी साथी? केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में। वहां पर ये रचना भी नोट कर लेना, एक कौन सी? जो सिलाई तोड़ते हैं। और यहाँ पर ये पूछी जाती है, जो जो सिलाई तोड़ते हैं, जो सिलाएं तोड़ते हैं। और इसी के साथ की एक रचना है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। कौन सी? जो सिलाई तोड़ते हैं और फूल नहीं रंग बोलते हैं। रंग, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये रचनाएं भी साथी उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। काजल सिंह कह रहे हैं सर हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, आपको पढ़ना चाहिए फिर, ऑप्शन नहीं है तो, वरना ऑप्शन तो होते हैं हमेशा। ठीक है, मंगल सिंह सुमन हो गए, वासुदेव सिंह त्रिलोचन हो गए साथी। कौन कौन सी? उस जनपद का कवि हूं मैं और ताप के ताए हुए दिन। फिर आते हैं आपके धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती की रचनाएं कौन कौन सी साथी बोलेंगे? आपका ठंडा लोहा। ठंडा लोहा काव्य रूप में। अंधा युग। अंधा युग। अंधा युग। तनुप्रिया। तनुप्रिया। और देशांतर। देशांतर, ये धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। फिर आता है नाम गजानन माधव मुक्तिबोध का। गजानन, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव को किन रचनाओं के लिए साथी जाना जाता है? दो तो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी। गजानन माधव की रचनाओं के लिए कौन कौन सी? चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करना। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। क्या बोलोगे? भूरी भूरी, भूरी भूरी खाक धूल। इसकी रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। गजानन माधव के अलावा साथी हम बात करें आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आजकल ट्रेंड है इनका, यहाँ से सबसे ज्यादा रचनाएं पूछी जाती हैं छायावाद उत्तर से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन सी रचना है? एकदम से ध्यान आता होगा पुराने साथियों को, खूटियों पर टंगे लोग। खूटियों पर, खूटियों पर टंगे लोग। खूटियों पर टंगे लोग, इसकी है जी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक टूनी नाव और आपका जंगल का दर्द। जंगल का दर्द, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और फिर आते हैं इस युग के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर। सर यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आएंगी? दोस्त मैं नहीं जानता इस बारे में, आपको लगता है कोई जानता होगा इस बारे में? सरकार स्वयं नहीं जानती इस बारे में। हाँ, कब बनाएंगे वो? ऐसा हो सकता है कि अभी आपके, जो मुझे लगता है इलेक्शन से पहले दे दें और एग्जाम बाद में कराएं। ठीक है, बहुत बढ़िया वेदांश कौशिक जी, हमेशा बहुत सारा प्यार साथी। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके बाद में आते हैं साथी कौन? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि कौन बताए थे, बताएंगे? इन्होंने स्वयं को कहा था मैं डिप्टी राष्ट्रकवि हूँ। स्वयं को क्या बोल दिया था इन्होंने? रामधारी सिंह दिनकर जी ने स्वयं को ही बोला था। क्या बोलेंगे? उपनाम लिख सकते हैं आप इनके, उपनाम डिप्टी राष्ट्र कवि। मैंने कल भी आपको बताई ये बात, डिप्टी राष्ट्र कवि, अधैर्य का कवि। क्या बोलते हैं? अधैर्य का कवि। अधैर्य का कवि मतलब धैर्य नहीं है, अधैर्य का कवि। और समय सूर्य, समय सूर्य। ठीक है, समय सूर्य, रामधारी सिंह दिनकर, समय सूर्य।
कौन कौन सी रचनाएं हैं साथी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो उर्वशी सबसे प्रसिद्ध रचना है 1935 की, 1935। और इसी रचना के लिए क्या मिला उनको बताएंगे? इसी रचना के लिए 1972 में हिंदी साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला। 1972 में क्या बोलोगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रसवंती, रसवंती, हुंकार, हुंकार, रेणुका, रेणुका, ठीक है, रश्मि रथी। बहुत चर्चित रचना है, आप बता सकते हैं रश्मि रथी किसके जीवन पर आधारित है? रश्मि रथी। इतिहास के आंसू, इतिहास के, इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू, ठीक है। और आपका रेणुका, हंकार, रश्मि रथी, इतिहास का, इतनी का कुरुक्षेत्र। फिर आते हैं साथी तार सप्तक जारी करने वाले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। गुरुजी एक बार बारात शब्द को देख लीजिए, शायद मैंने बारात लिख दिया है, जो आपने लिखा है ना दोस्त संदीप तिवारी जी, वो एकदम ठीक लिख रखा है। मुझसे गलती हुई है दोस्त, क्योंकि शायद मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी, ऊपर जाएंगे तो बोर्ड कुछ ये हैंग कर रहा है। बारात ये सही होता है, और मैंने लिखा था तो गलत लिखा होगा, अगर बारात इसके अलावा कुछ लिखा है तो आ जाता है कई बार लोग, ठीक है। बारात होगा। आगे क्या बोलेंगे जी? फिर आते हैं हमारे कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, टाइटल है इनका, इस नाम से रचनाएं करते थे अज्ञे। अक्सर परीक्षाओं में सिर्फ अज्ञे भी लिखा मिल जाता है। क्या बोलेंगे? इनको किसके लिए जानते हैं? लिखना। चार तार सप्तक जारी किए, चार चार तार सप्तक जारी किए। अब तार सप्तक से मतलब क्या होता था? सप्त मतलब सात, तो सात कवियों की एक श्रृंखला और उनकी रचनाओं को एक पत्रिका के माध्यम से ये लॉन्च करते हैं, जिसको तार सप्तक कहा गया। उसी को नाम दिया गया साथी क्या? तार सप्तक। तो पहले तीन तार सप्तक में तो इनका उपयोग आता है, लेकिन चौथे के अनुसार बहुत सारे लोग अलग मानते हैं, चारों को जानेंगे। क्या बोलोगे? पहला तार सप्तक किस वर्ष आया? पहला तार सप्तक बताएंगे जी, कितने कवि थे इसमें? सप्त मतलब सात कवियों की श्रृंखला थी। तो पहला तार सप्तक आया 1943 में, और 8-8 वर्षों के अंतर से आते रहे, शुरुआत के तीन तो। दूसरा तार सप्तक आया आपका 1943, 8-51 में। तीसरा साथी आया, सात कवियों की श्रृंखला थी इसमें भी, 1959 में। और जब चौथा तार सप्तक आया, और जब आप टीजीटी पीजीटी परीक्षा देंगे तो पता प्रश्न कैसे आता है? निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? लेकिन आपको यहाँ यूपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कितने वर्षों के बाद आया ये? 20 वर्षों के बाद, 1979, 1979 तार सप्तक जारी हुआ। तो यहाँ पर आता है कि चौथा जो तार सप्तक है, कहते हैं उसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की इतनी भूमिका नहीं थी। तो याद रख लेना, क्या कहा जाता है? चौथे तार सप्तक का श्रेय किसको दिया जाता है? जारी करने का श्रेय, श्रेय नामवर सिंह को दिया जाता है। नामवर सिंह कौन है साथी? नामवर सिंह को, नामवर सिंह को जाता है, ठीक है, नामवर सिंह को जाता है। इसके बाद इनकी अन्य रचनाओं की बात करते हैं। अन्य रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं साथी इनकी? क्या बोलोगे? ऐसा कोई घर आपने देखा है, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई घर आपने देखा, ऐसा कोई घर आपने देखा है। एक रचना इनकी आती है इत्यलम, इत्यलम। और बहुत अच्छी तरह से मार्क करना, हरी घास पर क्षण भर। ये यूपी एग्जाम की, यूपी पुलिस के एग्जाम की बहुत बहुत साथी अगर मैं कहूँ फिर जाने वाली रचना। एक तो ये हरी घास पर क्षण भर, और एक आपका कितनी नावों में कितनी बार, सॉरी, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में, ये पुरस्कृत रचनाएं हैं। कितनी नावों में कितनी बार 1967 की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। 1967 कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। आंगन के पार द्वार इनकी प्रसिद्ध रचना है 1961 की। आंगन के, आंगन के पार द्वार 1961। नेट में पूछा जाता है ऐसे, नेट एग्जाम जैसे कि वो वर्ष दे देगा आपसे।
और पूछ लेता निम्नलिखित रचनाओं का क्रम क्या, एक ही लेखक की रचनाएं दे देता, क्रम के अनुसार 4 विकल्प दे देगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ऐसा कोई घर आपने देखा है, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, ठीक है, चिंता, चिंता, सुनहले सैवाल, सुनहले, सुनहले सैवाल, सुनहले सैवाल, पूर्वा, पूर्वा, असाध्य वीणा, असाध्य वीणा। ऐसा कोई घर आपने देखा है, पूर्वा, असाध्य वीणा। और क्या बोलेंगे आपका भग्न दूत, भग्न दूत किसकी रचना है, ये भी आपका इन्हीं की रचना है। असाध्य वीणा बहुत प्रसिद्ध काव्य है इनका। तो क्या बोला, ऐसा कोई घर आपने देखा है, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, और हरी घास पर क्षण भर। ये तीन तो बहुत ही पूछी जाती है, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, और साथ ही आंगन के पार द्वार, चिंता, सुनहले सवाल, पूर्वा, असाध्य वीणा। ये किसकी रचनाएं हैं, बोलेंगे। संदीप पढ़ेंगे आराम से बैठ के भाई, संदीप तिवारी, एक ही बात को बार बार ना लिखें, मैंने जवाब दे दिया आपकी बात, बरात ही बरात लिखे जा रहे हो। बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सर 11 फरवरी को आरओ का पेपर है, उसकी डेट चेंज कर दीजिए। भाई साहब कैसी बात करते हैं आप यार। तो यूपी पुलिस के लिए क्लास चल रही है, एक तरफ आप आरओ एग्जाम भी निकालना चाह रहे हैं और एक बार यूपी पुलिस की क्लास भी देखना चाह रहे हैं। व्हाट इज दिस सिमेट्री मेरे भाई, एक स्तर तो बनाओ साथी तैयारी का कम से कम। हम्म, ये मानता हूँ कि मैं आप आरओ डिजर्व करते होंगे और बेरोजगारी के चक्कर में यूपी पुलिस भी देते होंगे, ये बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन एक गागर में सागर के बिना अपनी तैयारी को अधूरा समझ रहे हो, वो भी यूपी कांस्टेबल की तैयारी को, और आरओ डिजर्व करते हो, इस बात पर मुझे साथी संदेह है ना। ऐसा ना करो प्लीज, थोड़े अच्छे छात्र बनो यार, थोड़े से विकसित बुद्धि के, थोड़े से विकसित मानसिकता के। अब आता इसी दौर में जो लिखा गया साथी आपका लिखेंगे, जिनको हम कहते हैं हास्य व्यंग्यकार जो हुए, इसी दौर में कुछ हास्य व्यंग्यकार हुए। हास्य व्यंग्यकार मतलब 1936 के करीब की रचनाएं हैं, कई 35 की भी हैं, लेकिन लेते इसी वर्ग में हैं। जैसे जिसमें प्रमुख नाम आता है एक आपका चतुर्भुज चतुरेश का, चतुर्भुज चतुरेश, चतुर्भुज चतुरेश ने एक रचना लिखी है साथी, क्या नाम है, हंसी का फव्वारा, हंसी का फव्वारा, छायावाद उत्तर काल की एक प्रसिद्ध रचना है। जैसे ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने लिखा है, ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने लिखा है चना चबेना, चना, चना चबेना, चना चबेना। शमशेर सिंह बहादुर, शमशेर सिंह बहादुर, शमशेर सिंह बहादुर लिखते हैं इस समय की रचनाओं में। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या बोलेंगे उतनी व्यंग्य की नहीं थी, लेकिन इस दौरान लिखी गई, इस वर्ग के दौरान लिखी गई। हाँ, इतने अपने पास, इतने अपने पास साथी। और दूसरी रचना थी कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करना है इसको, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, कहीं बहुत दूर से, दूर से सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। फिर आते हैं अपने हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन, जानते हो ना किनके पिताजी हैं, बच्चन नाम से ही पता चल गया होगा। हरिवंश राय बच्चन, बच्चन बोल दिया उन्होंने खुद को, उन्होंने बोला कि हम किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं है विशेषतः, हम सबसे ही अलग हैं, अपने आप को उन्होंने बच्चन बना लिया। क्या बोलेंगे, हरिवंश राय बच्चन। क्या बोलेंगे जी, आपका इसमें आता मधुशाला, इसी रचना से चर्चित हुए, मधुशाला 1935, मधु, मधुबाला, शाला के बाद में मधुबाला 1936, मधुबाला 1936 की रचना है। मधु कलश, कलशनिकाव 1937, 1937। क्या बोलोगे, एकांत संगीत, एकांत संगीत। और साथ ही आपका क्या, अग्निपथ, अग्निपथ। और एक रचना कौन सी, हलाहल। क्या बोलोगे, हलाहल। और एक रचना साथी आपका खादी के फूल, खादी के फूल। ये किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, मधु मधु नाम से। क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है संदीप जी, ओके। मैं आपसे ये कह रहा हूँ बार बार मत लिखो, मैंने सुन लिया आपकी बात का जवाब दे दिया, बाकी क्लास पे तो फोकस कर लो। बारात में अटके रहोगे, तुम्हारे दिमाग में बारात ज़्यादा चल रही है या।
शायद तुम्हारी शादी नहीं हुई है अभी। आ गया। सर जी एग्जाम से बहुत डर लग रहा है मुझे। नाम नहीं पढ़ेंगे लेकिन तुम्हारा। डर जाओ एग्जाम से और भाग जाओ कहीं ऐसी स्थिति में, साथी कहीं ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पर एग्जाम आपके पास ही ना पाए। बच जाओ उससे। हर व्यक्ति को अपने डर से दूर भाग जाना चाहिए, डर के एकदम से। आ गया। कोई दिक्कत? माता पिता को ये पता चले यार इतना कमजोर ब्लड हमारा है तो कैसे पता, कैसे महसूस होगा उनको? बोले हम तो सोच रहे हमारी स्थिति को ठीक करेगा, ये तो डरपोक है। डरपोक। और कल को तुम्हारे बच्चे क्या बोलेंगे, हमारा पापा डरपोक था। ये पता नहीं, तुम मम्मी भी हो सकती हो किसी की, नाम से पता भी तो नहीं चलता, बोले हमारी मम्मी डरपोक थी। हिंदी गद्य का विकास साथी, यहाँ पर हमारा काव्य खत्म होता है और फिर हम चलते हैं हिंदी गद्य की ओर। हिंदी, ये तो कविताओं की बात हम कर रहे थे। हिंदी गद्य का विकास, भाई पढ़ लिया करो, मत किया करो इधर उधर की बातें। और आती हैं चलो दिमाग में बातें, ये भी माना तो बैठ के मंथन करो ना उस बात के बारे में कि कहीं मैं मूर्खता का सवाल तो नहीं पूछ रहा, कहीं मैं मूर्खता तो नहीं कर रहा, उसका जवाब आप ही को मिल जाएगा। फिर आप सोचोगे ऐसे तो यार मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। हैं? थोड़ा सोचा करो क्या बोलते हो, कुछ भी नहीं बोलना दुनिया में। क्या बोलोगे? हिंदी गद्य की पहली रचना, हिंदी गद्य की पहली रचना किसको माना जाता है? सारे साथी आंसर करेंगे जो जानते होंगे। हिंदी गद्य की पहली रचना भैया जी वर्ण रत्नाकर को माना जाता है। वर्ण रत्नाकर जो गद्य रूप में लिखी गई, वर्ण रत्नाकर किस भाषा में लिखी गई थी? मैथिली भाषा में। लेखक कौन है बता सकते हैं? मैथिली भाषा में। और लेखक कौन थे इसके? लेखक थे इसके ज्योतिरीश्वरी ठाकुर। ज्योतिरीश्वरी ठाकुर कौन थे इसके लेखक थे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है, जैसे हिंदी गद्य तो हो गया, एक खड़ी बोली गद्य की पहली रचना पूछी जाएगी। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं साथी। खड़ी बोली गद्य की, खड़ी बोली मतलब हिंदी गद्य की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की पहली रचना साथी किसको माना जाता है? वो माना जाता है गोरा बादल की कथा को। गोरा बादल की कथा। और लेखक कौन है इसके? जेठमल। गोरा बादल आप जानते होंगे। गोरा बादल इतिहास में हमने जिक्र किया था और मैंने बताया भी था इनके बारे में। ऐसे ही आपका गोकुलनाथ की, गोकुलनाथ किसके पुत्र थे? विठलनाथ के। गोकुलनाथ जो किसके पुत्र हैं? विठलनाथ के पुत्र हैं, जिन्होंने अष्टछाप बनाया था, विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ ने शुरुआती ग्रंथ लिखे। 84 वैष्णवों की वार्ता, यानी 84 वैष्णव संतों ने आपस में जो वार्तालाप किया। और और 252 वैष्णवों की वार्ता। और और 252 वैष्णवों की वार्ता ग्रंथ लिखे, या नामक ग्रंथों की रचना की। किसने लिखे? गोकुलनाथ ने। ठीक है। तुर्ती मिश्र ने, तुर्ती मिश्र ने 1767 में बेताल पचीसी, बेताल पचीसी को लिखा। बेताल पचीसी को लिखा। यहीं पर बात आती है कि बेताल पचीसी जो लिखी गई, ठीक है, और फिर बाद में इसका जो अनुवाद हुआ, इसमें खड़ी बोली में जो अनुवाद हुआ, खड़ी बोली में जो ट्रांसलेशन हुआ, में अनुवाद ये किस किसने किया था? मजहर अली, मजहर अली और लल्लू लाल। मजहर अली और साथी किसने? लल्लू लाल ने। लल्लू लाल ने, मजहर अली और लल्लू लाल। अब देखो इस नाम से जब ये अनुवाद हुआ तो अनुवाद किस नाम से हुआ? तो अनुवाद का जो नाम है वो बेताल पच्चीसी है। दोनों नामों में अंतर दिख रहा है, यस और नो? ये वो पच्चीसी है, ये पच्चीसी है। तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है बेताल पच्चीसी को किसने लिखा है, तो सूरती मिश्र आंसर करेंगे। और पूछने का बेताल पच्चीसी किसने लिखा है, तो या तो विकल्प में लल्लू लाल मिलेंगे या मजहर अली, एक ही विकल्प में दोनों मिलेंगे, अलग अलग कभी देगा नहीं। ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत शानदार गुरु जी। पेपर पर डर तो लगता है, हाँ उसके बारे में बहुत बार बात करता हूँ कि जो पढ़ेगा उसी को तो डर लगेगा। वो पॉजिटिव होता है, उसे चिंता नहीं करनी है।
राहुल जी कह रहे भैया मैं तो सन्यासी बनने जा रहा हूँ, बन जाओ भाई। सूरती मिश्र ने 1767 में बेताल पचीसी को लिखा। खड़ी बोली में अनुवाद है मजरहल अली और लल्लू लाल, और खड़ी बोली में जो अनुवाद है उसको बेताल पचीसी ने लिखा। लेकिन दोस्त एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, ये जो मन है ना, मन, मन की परिभाषा शायद मैंने आपको बताई। जो नहीं है वो इसे चाहिए, मन की प्रवृत्ति है ये। आप इसके लिए प्रयास कीजिए या तो इसको बदलने का, लेकिन आप नहीं बदल पाएंगे। आप एक दिन ये जानोगे कि इसको दूर से बैठ के देखना है। दुनिया में 100 बेहतरीन उपलब्ध चीजों में से यदि 99 भी तुमको दे दी जाए, तो फिर मस्तिष्क इस बात को कहेगा कि वो एक मेरी क्यों नहीं है, वह एक वस्तु भी मेरी होनी चाहिए। मतलब जो उसके पास नहीं है वो उसी तरफ जाएगा। आपके पास ब्लैक शर्ट है तो वो मन कहेगा आपके पास एक व्हाइट शर्ट भी होनी चाहिए। मन की प्रवृत्ति ही ऐसी है, जो नहीं है और जो आपके पास हो जाएगा उसके विपरीत बात करेगा। जब आप सन्यास की तरफ चले जाएंगे तो गृहस्थ की ओर जाने का मन करेगा, और जब गृहस्थ में जाएंगे तो सन्यास की ओर जाने का मन करेगा, क्योंकि मन है ही ऐसा। तो उसको समझ लेना है और ये जान लेना, अच्छा इसकी तो प्रकृति ही ऐसी है, इसका नेचर ही ऐसा है, फिर जाके कहीं तसल्ली मिलेगी। और ये नहीं समझ पाओगे तो फिर भटकाव है ही है। फिर तो भैया ये समझो खुशी कहीं छिन गई, फिर तो कहीं उलझे रहोगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहीं पर आता था लल्लू लाल। लल्लू लाल की कौन सी रचनाएं हैं साथी बताएंगे? कितने साथी बता सकते हैं? लल्लू लाल, लल्लू लाल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? माधव विलास, माधव विलास, सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी किसकी रचना है? लल्लू लाल की। और प्रेम सागर किसकी रचना है? महत्वपूर्ण मार्क करना, प्रेम सागर सबसे ज्यादा पूछी जाती है, यूपीएसआई में भी पूछी गई आपका 2021 में भी। लल्लू लाल। और इसी शाखा के 4 प्रमुख हैं, जैसे सदा सुखलाल हैं, सदा सुखलाल, सदा सुखलाल, जिनकी रचनाओं में साथी आता है आपका किसका? सदा सुखलाल नियाज नाम से रचनाएं लिखते थे, ये भी लिख लेना, सदा सुखलाल नियाज भी इनको हम कहते हैं, नियाज, सदा सुखलाल नियाज। कौन कौन सी रचनाएं हैं? सुख सागर, महत्वपूर्ण मार्क करना साथी, बहुत पूछी जाती है। सुख सागर, सूर सागर नहीं, सुख सागर, सुख सागर। और आपका मुंतत्वारिख, क्या बोलोगे? सॉरी, मुंथक, क्या बोलोगे? मुंथक बुत्वारिख। ये किसकी रचनाएं हैं? ये सदा सुख लाल की रचनाएं हैं। फिर नाम आता है ईशा उल्ला खां, ईशा उल्ला खां का नाम आता है इन 4 में, जिन्होंने क्या लिखा था आपका? रानी केतकी की कहानी, जिसको हम उदयभान चरित के नाम से भी जानते हैं, रानी केतकी की कहानी। अन्य नाम क्या है इस रचना का? इस रचना को अन्य नाम है साथी आपका उदयभान चरित्र। इस रचना को हम उदयभान चरित के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे जी? रानी केतकी की कहानी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि रानी केतकी की कहानी जो है, ये क्या बोल देंगे आपको? हिंदी की पहली गद्य में लिखी गई कथा है। हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा इसको माना जाता है। तो मौलिक गद्य कहानी पहली पूछी जाए या गद्य कथा नाम से पूछी जाए तो आप कहेंगे कौन सी है जी? रानी केतकी की कहानी है। तो एक तो हो गए लल्लू लाल, एक हो गए आपका सदा शुक्ला, एक हो गए आपके साथी इंसा उल्ला खां। चौथे कौन नाम है, बता सकते हैं क्या? चौथे कौन नाम है साथी इसी में? चौथा नाम आता है सदल मिश्र का। सदल मिश्र का नाम आता है चौथा। और सदल मिश्र जी की रचना है साथी आपकी कौन सी? नासिकेतोपाख्यान, जिसको चंद्रावली के नाम से हम जानते हैं। नासिकेतोपाख्यान, इस नाम से दोस्त हम इसको जानते हैं, चंद्रावली के नाम से जानते हैं। क्या बोलोगे? चंद्रावली के नाम से इसको हम जानते हैं, चंद्रावली। आगे आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सौरभ नहीं लिखवाएंगे, आवश्यकता ही नहीं है उनकी, जो नहीं लिखवाया उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सदल मिश्र की। तो ये चारों याद रख लेंगे, एक तो लल्लू लाल, एक आपका क्या बोलोगे? ईशा उल्ला खां, एक सदा आपका सदल मिश्र हो गए, और एक सदा सुखलाल नियाज। इन चारों नामों को कभी नहीं भूलें। ठीक है सर जी। हिंदी, हाँ बिल्कुल शिवम, एकदम ठीक कह रहे हैं, बावरा है मन। बोलेंगे जी। तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा भाई? अब तो 2-3 दिन का बच रहा होगा मुश्किल से, 2-3 दिन का बचा हुआ है। मैंने आपको कहा कक्षाओं की गिनती ना करें प्लीज, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम भरमार बहुत सारा पढ़ ले रहे हैं, हम चुनिंदा चीज़ें पढ़ रहे हैं। आप बस रिवाइज करते रहिए। मेरे हिसाब से 2-3 मैक्स 4 हो जाएगा, क्योंकि हमको इसमें पुरस्कार भी सारे जो पूछे जाते हैं, चाहे सोवियत लैंड पुरस्कार हो, चाहे सलाका हो, चाहे साहित्य अकादमी हो, चाहे ज्ञानपीठ है, तो उनके बारे में हम जानेंगे थोड़ा थोड़ा ना। ठीक है, आशीष यादव जी बहुत सारा धन्यवाद। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कल हम चलेंगे साथी आपका कहाँ पर? पत्रकारिता की तरफ, जिसमें मैं आपको अखबारों के बारे में बताऊंगा,
जिसमें हम जिक्र करेंगे आपका उदंत मार्तंड, एक साप्ताहिक अखबार था। समाचार सुधावर्षण की हम बात करेंगे, वो एक दैनिक अखबार था। यूपी के अखबारों की बात करेंगे, अन्य प्रसिद्ध पत्रिकाओं की बात करेंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, फिर उपन्यास की तरफ, और फिर हमारा खत्म हो जाएगा पुरस्कारों की तरफ। ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। बस चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। एक अच्छा छात्र जानता है कि उसको क्या पढ़ना है, बात उसकी है जो अच्छा होने की तरफ अग्रसर है। तो प्लीज़ साथी आप मेहनत कीजिए। बाकी हर एक ब्राइट स्टूडेंट जानता ही होगा कि उसके लिए क्या जरूरी चीज़ें हैं। तो रिवीजन सबसे पावरफुल की है आपके सिलेक्शन की। आप कितना और जान लेंगे इस बात का महत्व नहीं है, जितना आप जान चुके हैं वो चीज़ें आपकी तैयार हैं बहुत शानदार तरीके से, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं है, इस बात का महत्व है साथी सिलेक्शन में। जानते तो बहुत कुछ है और बहुत सारे साथी छात्र जानते हैं, और बहुत कुछ आप जान भी सकते हैं, लेकिन उसका परीक्षा से लेना देना नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ जानने वाले ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और सच में बहुत नॉलेजेबल पर्सन, लेकिन वो एक सिपाही परीक्षा पास ना कर पाए। ये व्यंग्य नहीं है उनके ऊपर, मतलब उनके ज्ञान का सम्मान है, वो अलग है, स्पेशल है। मेरे कई साथी हैं, लेकिन साथी आप परीक्षा यदि पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड नॉलेज की आवश्यकता है, जो उस परीक्षा के लिए काम करे। और वो कैसे होगा कि जो सीखते हैं, जो अध्यापक हमको बताते हैं, उसको फॉलो करें और रिवाइज करें अच्छे से। ऐसा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो क्या बोलेंगे, टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करें और रिवाइज करें, यही एकमात्र मूल है। उसको फॉलो करते रहिए, क्या पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। कुछ साथियों की मानसिक शक्ति ज़्यादा होगी कि चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद होती होंगी, उसको अगर बीट करना है, उसको पछाड़ना है, तो आपको चीज़ें, अगर आप चीज़ों को भूलते हैं तो रिवाइज करनी होंगी। वही एकमात्र तरीका है, कोई कैप्सूल कोई दवाई इसकी नहीं आती है, नहीं तो ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस इतनी शानदार होनी चाहिए कि एक बार मैंने इंटरव्यू सुना फेल्प्स का। फेल्प्स ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सब लोग क्रिसमस की छुट्टी मना रहे थे, लेकिन वो बड़ा त्यौहार है साथी, है ना, जो आपका अगर हम बात करें जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। जैसे कि हम सब लोग दिवाली, होली, रक्षाबंधन में शामिल होते हैं। उसने कहा कि सब लोग क्रिसमस की छुट्टी मना रहे थे, लेकिन मैं, एक ऐसा सिंगल डे नहीं था कि जिस टाइम मैंने जाकर प्रैक्टिस नहीं की हो, क्योंकि मैं ये महसूस कर चुका था कि जिस दिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की, उससे अगले दिन मैं उस गति से नहीं दौड़ पाया। मतलब कि तैरने के लिए बोल रहे हैं, उस गति से मैं नहीं तैर पाया। तो ये बात आप समझते होंगे कि जो दुनिया में टॉप पर है वह भी रोज अभ्यास करता है, क्योंकि उसको टॉप पे बने रहना। उसने कहा मैं 4 साल तक कोई छुट्टी नहीं की, ओलंपिक मेरा ड्रीम था। उसी तरह से साथी आप अपने सपने के लिए कितने डेडिकेटेड है, ये तय करेगा आपके आज के हार्डवर्क को। आप कितने स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हैं, कितना आप लोग संकल्प के साथ में पढ़ते हैं, कितना आपका डिसीजन है ये जो जिसके लेकर के आप ये कार्य कर रहे हैं, उसमें कितने मग्न या डूब करके आप पढ़ते हैं, वो सफल बनाएगा। ख्याल रखिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।